1949 नवंबर 25 नवंबर संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी भाषण, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसी लोकशाही से तानाशाही आने का खतरा हो सकता है। यूरोप के कई अनुभव ये बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आत्मनिर्णय के सिद्धांत के तहत कई देशों में लोकशाही आया, लेकिन बाद में फिर वहां पे तानाशाही सरकार की स्थापना हो गई। बहरहाल, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च जर्नल है जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और 25 मई को वहां वहां से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है भारत की जुडिशरी को लेकर। दो रिसर्चर हैं, रेहान अबेरत्ने, ये प्रोफेसर हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में सिडनी, और सुरभि करवा पीएचडी स्टूडेंट है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, वो भी सिडनी की। इनका रिसर्च आर्टिकल छपा है, मैं इसकी प्रस्तावना में पढ़ देता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा। प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास पर्याप्त संस्थागत अधिकार है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायिक पीठ यानी जो बेंचेस बनते हैं, जुडिशियल बेंचेस की संरचना बनाने का निर्धारण करते हैं, तय करते हैं। प्रत्येक पीठ में मामले आवंटित करते हैं, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें उसके अपॉइंटमेंट में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये शक्तियां संरचनात्मक या कानूनी बाधाओं के अधीन नहीं है, बल्कि इनको सीजेआई के विवेक पर छोड़ दिया गया है। चूंकि भारत का संवैधानिक लोकतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत गंभीर दबाव में आ गया है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक पतन को रोकने के लिए किया जा सकता था। हालांकि जैसा कि इस लेख में तर्क है कि लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी के अनुदार एजेंडे को बाधित करने के बजाय तेज करने के लिए अपने विवेक का दुरुपयोग किया। हम दिखाते हैं कि कैसे सीजेआई के कार्यकाल ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर कई संकटों में पर्याप्त रूप से योगदान दिया। तो ये है प्रस्तावना, चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, पत्रकार संपादक भी हैं, कानून के जानकार भी हैं। तो ये जो टिप्पणी आई है और अंबेडकर की जो शंकाएं थी कि अगर राजनीति में अगर भक्ति और विभूति पूजा आ गई तो ये तानाशाही की ओर ही लेकर जाएगा। स्वागत है सर। नमस्ते जी सर। देखिए सर, जब आप बात कर रहे हैं इस विषय पर तो प्रसंगवश अभी कल ही एक यूट्यूबर पत्रकार अजय शुक्ला, जो पहले मुख्य अखबारों में भी रह चुके हैं, उन पर स्वतः संज्ञान की अवमानना याचिका स्वीकार की। अवमानना स्वतः संज्ञान लिया है और अवमानना याचिका कायम करने का जो है रजिस्ट्री को निर्देश दिया है चीफ जस्टिस गवई साहब की पीठ ने। जी। नाम नहीं लिया है कि किसके खिलाफ उन्होंने किया है। उनका कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां हैं जो उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। अब तो ये बहस का मुद्दा हो गया है जी। लेकिन मैं माननीय चीफ जस्टिस साहब से ये पूछना चाहता हूं या ये उनसे सवाल करना चाहता हूं कि इसका भी उत्तर अपने किसी न किसी जजमेंट में, किसी न किसी विचार व्यक्त करने के दौरान वो जरूर करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जब सांसद निशिकांत, संभवतः दुबे हैं, हाँ, निशिकांत दुबे। दुबे ने जब सीधे सीधे जो है वो चीफ जस्टिस खन्ना को जो है कहा था कि ये जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं, दंगे की चपेट में झोंक रहे हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना नहीं हुई। अब इससे बड़ी टिप्पणी या गाली और क्या हो सकती थी। मैं तो चाहता हूं कि भाई जैसे आपने ये अवमानना किया, वो भी अवमानना आपसे कायम कीजिए। अवमानना तो अवमानना। उन्होंने कहा कि इतने हमारे कंधे सिकुड़े नहीं है, चौड़े हैं कि हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा और अवमानना स्वीकार नहीं हुई। एक वकील साहब ने अवमानना याचिका दाखिल किया था। जी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की एक ही पीठ, अलग अलग पीठ नहीं, एक ही पीठ सत्तारूढ़ दल के लोगों के लिए कोई फैसला करेगी
और विपक्षियों के लिए कोई फैसला करेगी, कोई न्याय दृष्टांत देगी, तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? बस ये एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप हमारा गला घोंट देंगे, आप हमको नहीं बोलने देंगे, हमारे ऊपर अवमानना की तलवार लटकाएंगे, लेकिन अभी जो आपने प्रस्तावना दिया है, इंटरनेशनल जर्नल की बात कही है जो ऑक्सफोर्ड ने प्रकाशित की है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो क्या कहते हैं धज्जियां उड़ाई गई हैं, और लगातार ये कहा गया है कि संविधान का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना सुप्रीम कोर्ट को। जी, तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका से सुप्रीम कोर्ट का लगातार भटकाव जो है क्या कहते हैं चल रहा है 2014 के बाद से। जी, और इस भटकाव के प्रमुख सूत्रधार हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो समय समय पर नियुक्त होते रहे हैं। देखिए, हमेशा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्टों में सेट ऑफ जस्टिसेस होते हैं। कुछ जो है क्रिमिनल लॉ के माहिर होते हैं, कुछ सिविल लॉ के माहिर होते हैं, कुछ नौकरी वाले के माहिर होते हैं, कुछ रेवेन्यू हुँ, लॉ के माहिर होते हैं, कुछ टैक्सेशन लॉ के माहिर होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर के हिसाब से आमतौर पर जो जिसमें माहिर है उसको वो केस सौंपे जाते हैं ताकि त्वरित सुनवाई हो, त्वरित डिसीजन हो। हुँ, तो फिर इसी के साथ दो सेट जजों के भी होते हैं, या तीन सेट कर सकते हैं कि एक तटस्थता के साथ निर्णय करते हैं, एक या तो पक्ष की मानसिकता रखते हैं, या एक तो विपक्ष की मानसिकता रखते हैं। तो आगे जो जूनियर मोस्ट जज को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले मास्टर ऑफ रोस्टर के द्वारा क्यों सौंपे जाते हैं, ये सवाल है कि नहीं है? और इस जी, सवाल पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा, आप बताइए हमको अब इस बात पर। और उसको आप अवमानना ले जाएंगे। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग में किसी के मुंह से कुछ निकल गया हो, लेकिन बात तो यही है ना। अब अरुण मिश्रा को आउट ऑफ द वे दिया जा रहा था, चार जजों ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। और जब गोगोई साहब हुँ, बने तो उन्होंने वही सिद्धांत आगे भी लागू रखा। तब तक अरुण मिश्रा सीनियर हो गए, तो फिर तो उनको मिलना ही था, तो कोई बात ही नहीं थी। हुँ, और तो गवाही के वो आपके चीफ जस्टिस के तारनहार भी हो गए। जो महिला ने आरोप लगाया उसमें वही जो है निर्णायक में भी बैठ गए, अरुण मिश्रा, जी, गोगोई साहब के मामले में। तो अब लेख का जिस्त ये है कि 11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जी, सुप्रीम कोर्ट में एक तो नहीं, जितने भी सीजीआई बने हैं सभी कहीं न कहीं या तो मोदी के मन की बात को आगे बढ़ाते रहे हैं, या जी, सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। यह बात अब बाकायदा इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्टों में भी सामने आने लगी है। कायदा कानून के इलाके में दुनिया के सबसे सम्मानित प्रकाशनों में से एक है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यह जर्नल अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ के सहयोग से प्रकाशित होता रहा है। इसमें इसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई है जो स्टेप दर स्टेप बताती है कि किस तरह, स्टेप दर स्टेप बताती है किस तरह पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनने वाले लोग मोदी के आगे झुक गए, या प्रकारांतर से राग दरबारी कोरस में शामिल हो गए। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लंबे टाइम से अपनी संवैधानिक संरक्षक के रोल को नहीं पूरी तरह निभा पा रहा है, क्योंकि उसका डॉकेट माने उसके ऊपर कार्यभार जो है ओवरलोडेड है, और वो अपील संविधान कोर्ट के साथ साथ अपील कोर्ट का भी रोल निभाता है। 2010 से 2015 तक की सारी ओपिनियंस की स्टडी से पता चलता है कि कोर्ट में सिर्फ 10% से कम केस ह्यूमन राइट्स या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के इंटरेस्ट से जुड़े हुए विचार किए गए। हाल के सालों में कोर्ट, जिसे कभी दुनिया का सबसे पावरफुल कोर्ट कहा जाता था, ने पॉलिटिकली चार्ज संवैधानिक मामलों पर फैसला देने में सिस्टेमेटिकली जो है क्या कहते हैं बचना शुरू कर दिया।
कि ना हम फैसला देंगे, ना कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे। कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक महत्व के मैटर्स को सुनने से मना कर दिया। मिसाल के लिए कोर्ट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की संवैधानिक वैधता को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर चुप्पी साध ली। इस एक्ट ने पहली बार रिलीजन को इंडियन सिटीजनशिप पाने का साफ क्राइटेरिया बनाया, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियन से प्रायोरिटी जो है दी गई हिंदुओं को। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने से बचकर इन मामलों से किनारा कर लिया। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हुए असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को तेजी से आगे बढ़ाया। नतीजे में असम के लाखों लोगों की सिटीजनशिप छिन गई और कई को इंडिया के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, जो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों को भी टाला जिन्हें जल्दी जल्दी डील करना चाहिए था। मिसाल के लिए हैबियस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जो पहले प्रायोरिटी पर सुनी जाती थी, उन्हें अनसुना छोड़ दिया गया। इस तरह प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और देशद्रोह कानून जैसे ओवरब्रॉड और मनमाने तरीके से अप्लाई होने वाले कानून को चैलेंज करने वाली याचिकाएं अनिश्चित काल से लंबित हैं। धन विधेयक का मामला अनिश्चित काल से लंबित है, जिसके नाम पर तमाम कानून आपने राज्यसभा में बहुमत न होने के को बाईपास करने के लिए धन विधेयक के रूप में पेश करके पास करा लिया, जिसमें आपका जो है बहुचर्चित पीएमएलए वाला मामला भी, संशोधन का भी मामला है। कुल मिलाकर 31 जनवरी 2025 तक 33 संवैधानिक महत्व के मामले 5 या उससे ज्यादा जजों की बेंच के सामने लंबित पड़े हुए हैं। चूंकि सीजीआई के पास इन मैटर्स को लिस्ट करने और बेंच में अलॉट करने की पावर है, ये ऑफिस की इंस्टीट्यूशनल फेल्योर है कि ये अनसुलझे हैं, ये मामले अनसुलझे हुए हैं, मतलब इसकी सुनवाई नहीं हो रही, डेट नहीं लग रही। कुछ और केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों को जो है टाल दिया, जिससे बीजेपी गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाया। उदाहरण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2021-18 में इनकम टैक्स और इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट से शुरू हुई, इसने पूरी तरह अनोनिमस डोनेशन को मुमकिन बनाया और पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन छुपाने के तरीके दिए। 6 साल बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2019 से सारे इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल देने का ऑर्डर दिया। भले ही अच्छा रिजल्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने को ये केस पहले डिसाइड करना चाहिए था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसके आगे की कार्रवाई इस मामले में नहीं की, बस वो फैसला दे के चुप्पी साध दिया, जबकि प्रशांत भूषण और भी वकीलों ने इसका प्रयास किया कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इतने दिन में जो पैसा लिया गया है उसको वापस किया जाए या सार्वजनिक खाते में जमा किया गया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई जो है क्या कहते हैं नहीं की। राइट टू इंफॉर्मेशन को लगातार कमजोर किया जा रहा है। इसमें संवैधानिक संशोधन को जो संवैधानिक चुनौती दी गई है संवैधानिक वैधता की, वो लगातार पेंडिंग है। ये अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर, सैलरी अलाउंस कंट्रोल करने की पावर देते हैं। इन अमेंडमेंट्स को बरकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर गलत असर डालने का मौका दिया, जिसका मिशन पब्लिक के राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। मैंने एक प्रकार से पूरी तरह पटरी से उतार दिया। उस जवाब दें जवाब न दें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन बाद में अपने ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट नहीं कराया। मिसाल के लिए कोर्ट ने आधार को पार्शियली स्ट्राइक डाउन किया, जो एक नेशनल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी और सिटीजनशिप को तोड़ता है। लेकिन सरकार ने इस फैसले को इग्नोर कर दिया और आधार एक्ट में अमेंडमेंट करने वाला एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कंटेम्प्ट में था। कोर्ट के फैसले के बावजूद आधार को मैंडेटरी बनाया गया है और कई आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ, जो प्राइवेसी के राइट को तोड़ता है। रिसर्च बताती है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान के रक्षक का रोल है, वो लगातार कम होता जा रहा है।
2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया जो संविधान के सामने मोदी सरकार की नफरत भरी नीतियों की वजह से खड़े हुए हैं। अब सीए आया 2019 में, पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात हुई, लेकिन क्या हुआ इसमें आप बताइए। कुछ नहीं सुप्रीम हुआ। कोर्ट ने उन मामलों को भी टाला जिसे सुनना चाहिए था। अब 5 जजों के बेंच के सामने तमाम मामले पेंडिंग है। जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने कुछ मामले विचार भी किए गए, लेकिन वो सारे इनसिग्निफिकेंट मामले और छोटे छोटे मामले थे। धर्म वो जो है धन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मामलों को जो है नहीं सुना गया, जिसकी वजह जिसके ऊपर तमाम कानून है और जिनके ऊपर तमाम कानूनों को समय समय पर चुनौती दी गई है, और समय समय पर इस उसके साथ आए कि जब धर्म के वो जब क्या कहते हैं धन विधेयक पर वो होगा तब इसका जब फाइनल फैसला होगा। फिलहाल ये ऐसे है या वैसे है या ठीक है, जैसे पीएमएलए को जो है खान मिल्कर साहब की पीठ ने कह दिया था ठीक है। लेकिन अभी जब तक धन विधेयक का मामला नहीं डिसाइड होगा तब तक फाइनली जो है उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं निर्णायक डिसीजन आपका जो है नहीं आएगा आपको। जी। अब सवाल इस बात का है कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सब फैसले हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें आप बताइए। जजों की भर्ती, मास्टर ऑफ रोस्टर, रोस्टर का दुरुपयोग, अब अभी ट्रांसफर ट्रांसफर का भी समझ लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो है हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है। अब हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर उनकी सीनियरिटी को कम करने, किसी और की सीनियरिटी को उससे नीचे लाने, किसी को चीफ जस्टिस न बनने देने, इन सब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजों की नियुक्ति होती है, एलिवेट किया जाता है, जो एलिवेट करते ही समय पता चला कि जो है चलेगा कि ये जो है अगर कोई अनहोनी ना हो तो ये जो है जजशिप में ही रिटायर हो जाएंगे या चीफ जस्टिस बन के रिटायर होंगे। ये सब भी खेल जो है चलते हैं, मतलब जज का अपॉइंटमेंट होते ही जो है पता चल जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीफ जस्टिस बन के रिटायर होंगे या ये चीफ जस्टिस बनने के पहले ही रिटायर हो जाएंगे। अब मसलन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो आपके क्या कहते हैं कॉलेजियम है, उसमें जस्टिस दीपक सिब्बल भी कॉलेजियम के मेंबर हैं, लेकिन इलाहाबाद से अश्विनी कुमार मिश्रा का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया है। वो वरिष्ठता क्रम में 4 महीना वरिष्ठ हैं जस्टिस सिब्बल से। नतीजा है कि वो वहां जाते ही वो जो है सीधे जो है वो आपके कॉलेजियम में शामिल हो गए और जस्टिस सिब्बल कॉलेजियम से बाहर हो गए। जस्टिस सिब्बल संयोग से या दुर्योग से कपिल सिब्बल के भाई हैं, तो आप उनको हम्म। प्रकरणांतर से कोई आरोप लगा सकता है कि कपिल सिब्बल के भाई को जो है वो जज की नियुक्ति प्रक्रिया से अलग करने के लिए उनसे सीनियर जज को जो है वहां पोस्ट कर दिया गया। कल गए अगर कपिल सिब्बल को वहां है जो ये दीपक सिब्बल को वहां से ट्रांसफर करके किसी और जगह भेज के उनको और जूनियर बना दिया जाए तो ताजुब करने की बात नहीं। ऐसा अक्सर होता रहा है। तो ये सब परिस्थितियां हैं सर। तो हम्म। इसलिए एक छोटे से मामले में तो आपने संज्ञान ले लिया, इस ये जो अंतर्राष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित हुआ है कि लगातार जो है माने इरोजन हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे माइलॉर्ड? इस हम्म। पर भी चलिए, जी। एक गंभीर एकेडमिक समीक्षा है और मुझे लगता है कि लोकशाही में हर इंस्टीट्यूशन की समीक्षा तो होती ही है। और इस तरीके से इसको जाहिर है कि ये बड़ा जर्नल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी पढ़े होंगे इस जर्नल को। नहीं तो वीडियो भी उनके पास चला ही जाएगा कहीं से घूमते घामते। तो इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया, 25 को छप गया है लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कहीं चर्चा भी किसी मीडिया में नहीं है किसी। सर देखिए, गोदी मीडिया तो इस खबर को लेने से रही। हम्म। आपका गोदी जो क्या कहते हैं आपके गोदी मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मीडिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो गोदी वाली जो पेमेंट वाली मीडिया है उसको भी सब लोग नहीं देखते, ज्यादातर जो है सरकारी मतलब सस्ती वाली मीडिया जो मुफ्त में मिलती है वो देखते हैं, उसमें तो आता नहीं है, मेन में आता नहीं है। प्रिंट मीडिया भी जो है काफी महंगी है, उसमें जो है क्या कहते हैं जो आम तौर पर जो दैनंदिन के अखबार है भाषाई अखबार है उनमें ये सब खबर आती नहीं है। क्या करेंगे आप बताइए।
जब आती नहीं तो कैसे देखेंगे? वो भी इतने जो है क्या कहते हैं तगड़ी अंग्रेजी से जो है लिखी गई है कि मैं अनुवाद करके पढ़ रहा हूँ तो भी कितने अंग्रेजी के शब्द हमने जो है इस पे इस्तेमाल किए, क्योंकि इस्तेमाल उसके कर लिए मैं मुझे और 2 घंटा लगता समय। हुँ। कहने का मतलब है कि इसलिए जो है जब मीडिया नहीं है तो इसलिए खबर जो है नहीं है, लेकिन अब आपका चैनल इसको उठा रहा है तो हो सकता है कि आम लोगों को पहुंचे कि भाई इंटरनेशनल मीडिया में इस सब कदाचार चीजें छपी हुई हैं। हुँ। तो क्या करेंगे? और वो बाकायदे उन्होंने कैटेगरिकल सब चीजें छापी हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए आप। और बहुत व्यापक चलिए सर रिपोर्ट है। अगर आपने सर देखी होगी तो देखिए कि कितनी व्यापक और कितनी बड़ी रिपोर्ट है। तो उतनी जी, बड़ी जी। रिपोर्ट को जो है यहाँ का कोई मीडिया छापेगा नहीं, छापेगा तो 4 किस्त 6 किस्त में छापेगा। जी, जी। जी। चलिए शुक्रिया सर, हम लोग अपनी एकेडमिक ज़िम्मेदारी तो पूरा कर ही रहे हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिएगा और उस जर्नल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप अगर पढ़ना चाहें, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर।